हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की सेशन में हम संख्या पद्धति के अंतर्गत एक विशेष प्रकार के प्रश्न लेकर के आए हैं, जिसे हमने विभिन्न प्रकार के प्रश्न का एक टाइटल दिया है और उसके अंतर्गत हम इसमें कुछ अलग अलग टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे। तो जो आज का टाइप है वो हस्त मिलाप से प्रश्न। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें होता यह है कि किसी पार्टी में या किसी समारोह में कुछ व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, है ना। तो उसी जो है क्रिया को यहाँ पर हस्त मिलाप का नाम दिया गया है। जैसे एक व्यक्ति गया दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो क्या कहलाता है, वो एक हस्त मिलाप हो जाता है। ऐसे हाथ मिलाने पर एक हस्त मिलाप हो जाता है ना। तो यहाँ पर दो व्यक्ति शामिल होते हैं, यानी एक हस्त मिलाप के लिए कम से कम कितने व्यक्ति शामिल होंगे, दो व्यक्ति शामिल होंगे। तो ये जो है ऐसे प्रश्न हल करने के लिए हम जो है एक फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो पहले उसे समझते हैं, फिर एक प्रश्न लेंगे और इसको ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर पहले तो फार्मूला लिख लेते हैं। तो फार्मूला है NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल और यहाँ पे r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये आपका फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला बेसिकली इंटर की क्लास में, साइंस साइड में या इंटर क्लास में शायद पढ़ने को मिला होगा आपको। परंतु इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप इसे अभी समझ जाएंगे कि है क्या, इसका यूज हम क्यों ऐसा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर होता ये है कि चूँकि जो व्यक्तियों की जो संख्या होती है वो दो होती है जब वो एक दूसरे से हाथ मिला रहे होते हैं, यानी एक हस्त मिलाप के लिए सिर्फ दो व्यक्ति होने चाहिए। इसलिए ये जो R है वो वही है, यानी जो क्रिया हुई उससे जो संबंध बना, एक हस्त मिलाप हुआ, उसमें कितने हाथ मिले, दो, यानी कि दो व्यक्ति हो। तो हम यहाँ पर इसे ऐसे लिख लेंगे NC2। तो जहाँ पर R है वहाँ पर हम दो कर देंगे, तो n फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। इसे और हम अगर सॉल्व करें तो जैसे जो ये n फैक्टोरियल, देखिए ये जो साइन लिखा है ना इस तरह से, ये फैक्टोरियल कहा जाता है। और इसका मतलब क्या होता है वो ज़रा समझें। n को हम क्या लिख सकते हैं, अगर n का विस्तार करें तो n और n माइनस 1 और n माइनस 2। इसको और हम चाहें तो और आगे ऐसे n माइनस 3, n माइनस 4, जहाँ तक चाहे लिखते जाएं। परंतु नीचे n माइनस 2 पहले से है, इसलिए हम इसको यहीं पर रोक देंगे। ये फैक्टोरियल फिर से लग जाएगा आगे। हमने n को ऐसा लिखा, ठीक है, समझ में आया। n को हमने n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, ऐसे जहाँ तक चाहें लिखते जा सकते हैं। लेकिन हमारी आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि हम n माइनस 2 अगर ऊपर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये नीचे से जो नीचे लिखा हुआ है ये n माइनस 2, अगर हम इसे राइट करें तो ऐसे, तो n माइनस 2, अब इससे ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा, यानी ये इससे कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। हाँ, इस दो को भी देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल है तो 2 इंटू 1, यानी फैक्टोरियल का सेंस क्या समझ में आया होगा आपको कि जिसके आगे लगा होता है उसमें हम एक घटाते और क्रमानुसार आगे लिखते चले जाते हैं। तो अगर कोई अंक है 7 फैक्टोरियल मान लीजिए लिखा है तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे आप इसको, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, फिर ये ख़त्म हो जाएगा, 1 के बाद फिनिश हो गया, ठीक है। 1 तक लिखना है लास्ट, तो ये इसका हम गुणा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर निकल जाएगा। परंतु अगर n है या फिर r है या कोई ऐसा अल्फ़ाबेट है तो ये तो आप जहाँ तक चाहो वहाँ तक एक कम करते जाओ, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ठीक है, n माइनस 4, n माइनस 5, इसको आप जहाँ तक चाहो वहाँ तक ऐसे लिखते चले जाओ, इसका एंड नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फार्मूला हमारा क्या हो गया, ये कट गया और जो बचा वो n माइनस 1 और 2 1 जा 2, NC2। ये इस तरह से ये फार्मूला बनकर तैयार होता है, ठीक है। जहाँ पर जो n लिखा है, n हमारा क्या होगा,
यन हमारा हो जाएगा जैसे हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसके हिसाब से क्या है, हस्तमिलाप में क्या होगा, पार्टी में क्या होगा, व्यक्ति आए हुए होंगे, तो यन जो है वो व्यक्तियों की संख्या होंगे, व्यक्तियों की संख्या। और इस पूरे को क्या कहेंगे, इसको NC2 क्या होगा, ये हस्तमिलाप की संख्या हो जाएगी, यानी हस्तमिलाप जो होंगे वो NC2 हो जाएंगे। मतलब अगर आपको हस्तमिलाप कितने हुए ये निकालना है तो हम सीधे ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और जो इसमें यन है, यन ये व्यक्तियों की संख्या होंगे कि व्यक्ति कितने उसमें शामिल हुए, n। ओके दोस्तों, चलिए तो हम इसी फार्मूले का यूज करके प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं। जैसा कि आप लोग देखे सुने होंगे कि वर्ल्ड कप होता है, क्रिकेट मैच होता है या कोई भी खेल होता है तो उसमें कुछ टीमें आती हैं। जैसे अपने इंडिया में IPL होता है तो 10 टीम, 12 टीम, 11 टीम ऐसे क्या होता है कि उस खेल का आयोजन करती हैं, शुरू करती हैं, खेलना शुरू करती हैं और फिर वो एक दूसरे से क्या करती हैं, खेलती हैं, एक दूसरे के साथ में खेलती हैं। तो आइए कुछ वैसा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक क्रिकेट प्रतियोगिता में कुछ टीमें हम ले लेते हैं, चलिए 9 टीम ले लेते हैं। एक क्रिकेट प्रतियोगिता में 9 टीमें एक दूसरे से जो है मैच खेलती हैं, एक दूसरे से मैच खेलती हैं। तो बताइए कुल मैचों की संख्या क्या होगी, ये हमको बताना है कि कुल मैचों की संख्या क्या होगी, कुल कितने मैच खेले जाएंगे। तो अगर इसे हम हल करें तो देखिए इस फार्मूले का तो हम बाद में यूज करेंगे, पहले इसे जनरल वे में समझिए। 9 टीमें अगर हैं दोस्तों तो भाई ऐसे लिख लीजिए, नंबरिंग हम ले लेते हैं कि मान लो पहली टीम है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं, ये 9 टीमें हैं ना। चलिए अब इसे समझिए कि अगर पहली टीम है तो पहली टीम क्या करेगी, इन बाकी सभी से तो खेलेगी ना। मान लीजिए ये पहली टीम है, पहली टीम किससे किससे खेलेगी दोस्तों, पहली टीम आपकी 2 से खेलेगी, दूसरे से खेलेगी, तीसरे से खेलेगी, चौथी टीम से खेलेगी, 5वीं से खेलेगी, 6ठी से खेलेगी, 7वीं से खेलेगी, 8वीं से खेलेगी, 9वीं से खेलेगी। पहली टीम जो होगी वो इन सब से खेलेगी ना, तब तो उसका एक एक मैच होगा। चलिए यहाँ तक हो गया। दूसरी टीम जो है यही काम करेगी, दूसरी टीम भी तो सभी से खेलेगी, दूसरी टीम पहले से खेलेगी, लेकिन चूँकि पहली टीम जो है दूसरी से मैच खेला और वो आपने यहाँ नोट कर लिया है, तो अब जब दूसरी टीम पहले से खेलेगी तो बात तो एक ही ना, चाहे हम आपसे हाथ मिलाएं या आप हमसे हाथ मिलाएं, हस्त मिलाप तो एक ही होगा ना। आप में भी काउंट किया जाएगा, मेरे में भी काउंट किया जाएगा कि हाँ हमने भी हाथ मिलाया, वो कहेगा हमने भी हाथ मिलाएगा सामने वाला। ऐसे ही ये टीम भी कहेगी कि हमने इससे खेला, ये टीम भी कहेगी हमने इससे खेला। तो ये इन दोनों का जो मैच था वो यहाँ काउंट हो गया इसमें, तो इस वाले में ये मैच काउंट नहीं होगा। तो ये और किससे खेलेगा, तीसरे से खेलेगा, चौथे से खेलेगा, 5वीं से, 6ठी से, 7वीं से, 8वीं से और 9वीं से, इस प्रकार से। ठीक है, तीसरे के लिए फिर वही जो अभी ऊपर प्रक्रिया आपने देखा, जो तीसरा टीम है वो दूसरे से खेल चुका है, पहले से भी खेल चुका है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें तीसरा शामिल है, नहीं शामिल है, और इसमें भी शामिल है, तो इसलिए ये टीम इसको छोड़ देगी और आगे की ओर ऐसे क्रमानुसार लिखते चले जाएंगे हम। यानी यहाँ पर 2 से लिखा, यहाँ पे 3 से लिखा, अब यहाँ से हम 4 से लिखेंगे, 4 से खेलेगी 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से चौथी टीम 5 से, 6 से, 7, 8, 9, पाँचवीं टीम 6, 7, 8, 9, छठी टीम 7, 8, 9, 7वीं टीम 8, 9, 8वीं टीम सिर्फ 9 से खेलेगी, 8वीं टीम सिर्फ 9 से खेलेगी। और जो 9वीं टीम है वो उसका मतलब एक तरीके से देखा जाए तो 9वीं टीम सब में शामिल है। देखिए दोस्तों, यहाँ भी 8वीं टीम भी 9वीं से खेली, ये भी खेल चुकी, 7वीं टीम भी,
ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सब ने एक मैच खेला ना। इस 9 के साथ में ये सभी खेल चुके हैं, तो फिर किससे खेलेगी? सबसे खेल चुकी ना। तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पर कोई टीम नहीं रहेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि ये 9 अकेला। अगर ये भी अंक, अब इसके बाद क्या है, यहाँ कोई नंबर ही नहीं बचा है ना। तो ये समझ में आया होगा आपको। फिर से एक बार समझ लीजिए, पहली टीम जो है मैच खेलेगी किससे? 2, 3, 4, 5 बाकी सभी टीमों से खेलेगी, तो वो यहाँ हमने लिख दिया। फिर दूसरी टीम पहली टीम से खेल चुकी, इसलिए तीसरी, चौथी, पाँचवीं से लेकर 9 तक खेलेगी। तीसरी टीम 4 से शुरू करेगी, क्योंकि उसके बाकी के पहले मैच हो चुके। इसी तरीके से यहाँ तक आएंगे आप। 8वीं टीम 9 से खेलेगी सिर्फ अकेली, और 9वीं नंबर की जो टीम होगी वो चूँकि बाकी सबसे खेल चुकी है, कोई संख्या ही नहीं बचा, किसी नंबर की टीम का नंबर नहीं बचा। पहले से भी खेल चुकी है 9वीं नंबर की टीम, दूसरे से भी खेल चुकी है, आप देखो तीसरे से भी खेल चुकी है, चौथे से भी, 5वें से भी, 6ठी टीम से भी खेला इन्होंने, 7वीं टीम से भी खेला, 8वीं टीम से भी खेला, तो कोई टीम बची नहीं, ठीक है। और खुद की टीम से थोड़ी खेलेगी। तो इस तरह से अब इसे अगर हम काउंट कर लें, इसे अगर काउंट कर लें तो कुल मैचों की संख्या निकल आएगी। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैच इसमें हुए, ठीक। और एक यहाँ कम होगा तो 7 मैच, एक यहाँ कम होगा 6 मैच, फिर 5 मैच, फिर 4 मैच, फिर 3 मैच, फिर 2 मैच, फिर 1 मैच। तो दोस्तों एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा, ये देखिए 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, एक कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या कि अगर हम 8 फैक्टोरियल लिख दें तो इसको हम भी है तो हम ऐसे लिखेंगे ना, 8 गुणे 7 गुणे 6 ऐसे करके लिखेंगे ना फैक्टोरियल वाले में। अभी देखिए वही चीज़ आएगा, उसी से हम निकाल लेंगे उस सिद्धांत से। फिलहाल इसको तो हम यहाँ जोड़ने वाले हैं। इसका ये एक ऐसा मेथड है जो छोटा सा प्रश्न हो तो आप बना भी सकते हो, लेकिन प्रश्न बड़ा होने पर ये दिक्कत करेगा। अभी हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न में ये देगा कि कितने टीमें हैं या कितने व्यक्ति हैं, कुछ प्रश्न में ये देखा कि हस्तमिलापों की संख्या दे देगा कि एक पार्टी है और पार्टी में कुल 100 हस्तमिलाप हुए, 100 हस्तमिलाप हुए, तो कुल कितने लोग थे वहाँ पे। फिर क्या करेंगे आप, अगर हस्तमिलापों की संख्या 100 हो गई, 100 हस्तमिलाप वहाँ हुए, तो लोग कितने हैं, व्यक्ति कितने हैं, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा इस तरीके से सॉल्व करना। तो चलिए फिलहाल इसको ऐड करिए, कितना आता है, 8, 7, 15, 5, 20, 30, 35। नहीं देखते हैं, 8, 7, 15, 5, 20, 20, 10, 30, 30, 5, 35, 1, 36 होगा ये। इस तरह से कुल मैचों की संख्या दोस्तों 36 हो जाएगी। अब अगर इस विधि से निकालते हैं तो देखिए क्या होता है, यही फार्मूला होगा, मैचों की संख्या लिखेंगे सीधे हम, मैचों की संख्या। तो मैचों की संख्या क्या है, n-1/2। n यहाँ पर क्या है, 9 है, 9 -1/2, तो 9 गुणे 9 में से गया 8/2, 2 चौके 8, 4 आया, और 9 चौक 36। तो देखा दोस्तों वही आंसर आ गया जो यहाँ आया था आपका, 36 आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया। अगर हम ये वैल्यू सीधे यहाँ रखेंगे तब भी लग जाएगा, यहाँ पर रखने पर भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। लेकिन आप सिर्फ इसे याद रखें, इस फार्मूले को याद रखें, हस्तमिलाप हो या देखो इसका एक नेचर होता है, हम नहीं कहेंगे कि ये केवल हस्तमिलाप में आएगा। देखो इसमें भी हमने यही फार्मूला यूज किया है, तो मैच वाला था। आपको इसे समझना होगा, ये कैसा प्रश्न होगा, ये प्रश्न ऐसा समझिए कि कुछ टीमें होंगी, कुछ लोग होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि जो एक दूसरे से वो मिल रहे हों, एक दूसरे के साथ खेल रहे हों, ठीक है। और एक दूसरे के साथ जब खेलते हैं तो एक मैच होता है जैसे, और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो एक हस्तमिलाप होता है। ऐसे जितने भी तरीके के प्रश्न बनेंगे वो सब इस विधि से हम लगा सकते हैं। वैसे मोस्टली इसी टाइप के आते हैं, या तो हस्तमिलाप से आते हैं या तो एक क्रिकेट मैच वाला दिया जाता है। इस टाइप से केवल 2 ही टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए तो फिर हम एक प्रश्न लेते हैं जिसमें हस्तमिलापों की संख्या दी हो और उसे कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया। चलिए देखते हैं, एक पार्टी जिसमें आए हुए
सभी व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और इस प्रकार हस्तमिलापों की संख्या आप कुछ भी ले लीजिए इसे। चलिए हम 100 ले लेते हैं, 100 मान के लगाते हैं। हस्तमिलापों की संख्या 100 है तो पार्टी में आए व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो, यानी कुल पार्टी में कितने लोग आए। ठीक है, इस टाइप से भी पूछा जाता है। जैसे अगर क्रिकेट मैच में पूछेगा इस टाइप का, तो उसमें ये पूछ लेगा कि एक क्रिकेट प्रतियोगिता में कुछ टीमें एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलती हैं, यदि वे एक दूसरे के साथ टोटल 100 मैच खेली तो कुल कितनी टीमें हैं। इसी टाइप से वो भी बन गया प्रश्न। तो ये इसी विधि से लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि हस्तमिलापों की संख्या दी हुई है। हमने कहा ना कि ये चीज़ जो इधर लिखा है इस तरफ, ये हस्तमिलापों की संख्या है, इधर हमको हस्तमिलापों की संख्या लिख देना है। तो अगर हम इसे हल करते हैं तो इसका हम फार्मूला कैसे लिखेंगे, हस्त मिलाप जो है वो क्या हो जाएगा, n-1/2। ये हमारा फार्मूला है। तो हस्तमिलाप कितने हैं, 100, वो हम यहाँ लिख देंगे। अब इस 2 को हम ट्रांसफ़र करके इधर लाएंगे। तो देखिए 2 यहाँ भाग में है, इधर आकर गुणा हो जाएगा। तो 2 का यहाँ गुणा होगा, 100 दूनी कितना हो जाएगा, 200। और इस n का इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर हम गुणा करा दें तो n और n का गुणा n² और n 1 जा n, इस तरह से ये हो गया। अब इस 200 को हम अगर उधर ट्रांसफ़र कर दें तो इधर क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा और n² माइनस n, और ये इधर से उधर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, -200। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सीधा कर लो, n² माइनस n माइनस 200। अब देखिए दोस्तों यहाँ थोड़ा सा इक्वेशन एक बन जाता है, द्विघात समीकरण बन जाता है। द्विघात समीकरण में याद होगा आपको कि हम इसे फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे इसका। यहाँ पर जो रूल लगाते हैं वो इसके मध्यपद को तोड़िए आप, यानी कि मध्यपद में तो 1 है तो गुणा करें, इसके 2 ऐसे गुणनखंड बनाइए कि गुणा करें तो जो है 200 हो जाए और जोड़े घटाएं तो 1 आ जाना चाहिए। तो इसका आप फैक्टर करिए, देखिए क्या आता है। इस तरह से हम इसका एलसीएम निकालेंगे और फिर इसी एलसीएम में हम फिट करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये अंक हमने जो लिया है इसका बन नहीं पा रहा है। चलिए दोस्तों इसको थोड़ा सा अंक बदल लेते हैं यहाँ पे, 100 की बजाय हम इसमें 66 ले लेते हैं, 66। इसका बन नहीं पा रहा है गुणनखंड, 66 ले लेते हैं, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पर। तो यहाँ पे 66 होगा। तो जब 66 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छक 12, 2 छक 12 1 13, 132। फिर ये उधर जाएगा तो ये इधर 132 माइनस में हो जाएगा, यहाँ भी। ठीक है, मैंने सिर्फ करेक्ट कर दिया, 100 लिया था तो ये गुणनखंड इसका हो नहीं रहा था। देखिए पेपर में जो दिया जाएगा प्रश्न उसका गुणनखंड अवश्य होगा, तो वहाँ के लिए चिंता नहीं करना है। ये तो मैंने अपने से लिखा तो थोड़ा सा ये गलत हो गया। तो 66 का क्या करेंगे, हमने यहाँ पे रख दिया जहाँ पे 100 लिखा था, मतलब चीज़ें वही हैं, सिर्फ अंक हमने बदल दिया, जो 100 था उसकी जगह 66 कर दिया। ठीक है, अब हम इस 132 का गुणनखंड करेंगे तो इसका हम एलसीएम निकालते हैं 132 का, देखिए क्या आता है। 132 का लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 1 लाना है, देखिए ज़रा गौर से। तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 होता है
और ये 11, तो यानी 12 गुणे 11 करेंगे तो आएगा क्या 132, और 12 में से 11 घटा दे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो हम इस n की जगह क्या लिख सकते हैं 12 माइनस n माइनस 12 ऋण 11, इसका गुणनखंड कर लीजिए n माइनस 132। देखिए पेपर में इतना लंबा चौड़ा नहीं लगाना, आपको ये अभ्यास करना है, और जैसे ये फैक्टर निकलेगा, जैसे ये निकलेगा इस तरह का एलसीएम बनाएंगे, उसके बाद आपको सोचना नहीं, वहीं पर आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से n स्क्वायर माइनस 12n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 11n माइनस 132 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप यहाँ से n कामन ले लें, इसमें n कामन ले लेंगे तो n ऋण 12, और यहाँ 11 कामन हो जाएगा तो n ऋण 12 बराबर 0। ठीक है, अब n ऋण 12 और इधर हो जाएगा n प्लस 11 बराबर 0। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको देखिएगा। तो फिर अब देखते हैं n माइनस 12 और n प्लस 11, ये दो इसके गुणनखंड आ गए। अब इन दोनों गुणनखंडों को क्या करेंगे, बराबर 0 के इक्वल करेंगे। तो पहले n ऋण 12 बराबर 0 करेंगे, तो ऋण 12 उधर जाकर क्या हो जाएगा धन 12, तो एक तो n बराबर ये आ गया, और एक ये है n धन 11 बराबर 0, n बराबर 11 उधर जाएगा तो क्या होगा ऋण 11, चूँकि ये धन में बराबर के उधर जाएगा तो ऋण में हो जाएगा, तो एक n का मान आ गया ऋण 11। तो दोस्तों आपको यहाँ से ये समझना है कि कोई भी जो जैसे n का मान, n क्या है, n देखिए व्यक्तियों की संख्या है, तो n व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति कभी ऋण में तो हो नहीं सकते, है ना, व्यक्तियों की संख्या हमेशा धनात्मक होगी, ऋणात्मक तो हो नहीं सकती है ना, तो इसलिए ये मान्य नहीं है। तो मान्य क्या होगा ये, यानी कि जो व्यक्तियों की संख्या पार्टी में है वो कितनी है 12, तो व्यक्तियों की जो संख्या है जिसे हम n कहते हैं वो है 12, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि इस तरह के जब भी प्रश्न आए, तो जैसे अब यहाँ पे हमने गुणनखंड किया, ये सब किया हमने, ज़रा देखें जब हम इसका एलसीएम लिए थे तो एलसीएम लेने के बाद आपने क्या निकाला था, ज़रा सा एक बार मैं पुनः उसको लिखूं फिर आप देखिए। देखिए एलसीएम हमने किसका निकाला था 132 का, 2 छक 12, फिर 33 हुआ था, 11 आया था एंड फिर 11। तो हमने क्या बनाया था कि इन तीनों को एक साथ कर दिया था, 2 दूनी 4 तियाँ 12 गुणे 11 किया था। ठीक है, यानी कि 12 माइनस 11 किया था यहाँ पर, ये तो देखिए ना 12 माइनस 11 किया था। तो कहने का मतलब मेरा इतना है कि ये हम एक लाइन ये मतलब फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, फिर ये लाते हैं, फिर ये सब करते हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कब, जब आप इस तरह से 2-1 प्रश्न कर लेंगे, तब करने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हम यहाँ आगे सॉल्व करते हैं तो 12 हमारा आंसर आता है कि 11 आता है। तो यहाँ पे जो ऋण में होगा, जो वैल्यू ऋण में होगा वो उसका मान ऋण में ही आएगा, और जो धन में वैल्यू होगा उसका मान धन में आएगा। तो ये सब प्रैक्टिस करते करते, और अगर आपने गुणनखंड अच्छे से पढ़ा है तो ये सब बहुत मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, हस्त मिलाप से प्रश्न था ये, और एक प्रश्न लगभग दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें क्या होता है कि ये तो एक पूरा थ्योरेटिकल है, मेथड है, इसमें फार्मूला है। इस प्रश्न को एक तरीके से और भी समझा जा सकता है जो बहुत ही आसान है, लेकिन जब डिटेल में कोई चीज़ समझ में आ जाए तो फिर शॉर्ट भी चीज़ें आसानी से समझ में याद रहती हैं, आ जाती हैं। वो मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है कि वो आपको ज़्यादा पसंद आएगा। देखिए इस तरह का जब प्रश्न आए और आपको ये मालूम हो कि व्यक्तियों की संख्या कितनी दी गई है, व्यक्तियों की संख्या मालूम करनी हो और हस्तमिलाप की संख्या दी गई, यहाँ पे हस्तमिलाप दी गई हैं, तो आपको करना ये है कि इसका दुगना कर देना है, यानी जो संख्या दी गई इसका आपको सिर्फ दुगना कर देना है। ये एक शॉर्ट तरीका है। तो कितना हो जाएगा 2 छक 12, 2 छक 12 1 13, 132 हो जाएगा। फिर आपको जो ये आंसर आएगा 132, इसके 2 ऐसे टुकड़े करना है कि जिनका अंतर सिर्फ 1 हो, यही ध्यान रखना है आपको। ऐसे टुकड़े करो कि अंतर 1 हो, तो आपको क्या मिलेगा 12 गुणे 11 का, यानी 12 और 11 में किसका अंतर है 1 का अंतर। आप देख सकते हैं इन दोनों में कितना अंतर है
1 का अंतर है, ठीक है, 1 का अंतर है ना। तो जो इसमें से बड़ी संख्या होगी वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी व्यक्तियों की संख्या हमारी 12 हो जाएगी। तो ये अब आपको समझ में आ रहा होगा कि चूँकि हम 12 हमको मिला था, क्यों हम बड़ी ले लिए, क्योंकि बड़ी वाली हमारा n का मान जो आया था वो प्लस में आया था, छोटी वाली का n का मान माइनस में आया था, याद आ रहा होगा। तो माइनस हम रख नहीं सकते इसलिए उसको छोड़ देते हैं, प्लस वाली हम ले सकते हैं इसलिए उसको हमने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या इसलिए ली जाती है। और ये दुगना क्यों करते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि यहाँ 66 है ना, ये वाला 2 यहाँ आकर के गुणा होता है कि नहीं होता है, ये गुणा होता है तो 132 हो गया, इसलिए ये ट्रिक में ये कहा गया कि दुगना कर लीजिए आप। फिर इसको ऐसा क्यों तोड़ा गया ताकि 1 आए, क्योंकि इस फार्मूले में जब द्विघात समीकरण बनेगा तो यहाँ पर हमेशा ये 1 ही रहेगा, एक का ही अंतर आपको लाना होगा, और उस 1 के अंतर को लाने के लिए ही हमने ये कहा कि ऐसा इसको 2 जगह तोड़ो कि इसके बीच में 1 का सिर्फ अंतर हो, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको एग्जाम में नहीं लगाना होगा, लेकिन चूंकि ये चीज़ हम पहले बता दिए, ये आपको समझ में अगर आ गया होगा तो ये चीज़ आसान है, सिर्फ ये बताते तो शायद ये मुश्किल होता आपके लिए समझना। तो अब उम्मीद है कि आप इससे भी 1-2 प्रश्न करेंगे, फिर आप इसी मेथड का यूज करें और इस प्रश्न को हल करें। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आज का ये हस्त मिलाप पर प्रश्न था, ऐसे और भी प्रश्न आपको हम इसमें पढ़ाने वाले हैं जिनमें अलग अलग टाइप के जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।